नमस्कार, मेरा नाम है सार्थक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं यूथ टर्मिनल। आज हम हैं अलीगढ़ में और आज हमारे बीच हैं शिव नारायण शर्मा जी और वो हैं भाजपा के जिला महामंत्री। हम बात करेंगे आगामी चुनाव को लेकर, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर और अलीगढ़ के चुनावी माहौल को लेकर और 2027 में चुनाव होने वाला है उसको लेकर कि यहाँ पर जो है वो कैसी योजनाएं हैं सरकार की या क्या है जो देखभाल है के लिए आगामी भविष्य में के युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और हम जैसे पत्रकारों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है या बाकी जो स्वास्थ्य की सब सुविधाएं हैं उन पे क्या होगा या विकास के बारे में क्या कहेंगे। तो आइए, नमस्कार। आप से मेरा पहला सवाल है, आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई और आपकी जब राजनीतिक शुरुआत हुई तो वो किस उम्र में हुई थी? राजनीति से पहले मैं विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। मुझे याद है कि अलीगढ़ में वर्तमान के जो सह सरकारवा हैं आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, वो जिला प्रचारक हुआ करते थे। एक समय मेरे गांव में गए, गांव में जब मेरा उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने संघ से जुड़ने के लिए मुझसे कहा। उस समय मेरे पिताजी कांग्रेस में हुआ करते थे। हमारे पिताजी कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे, ब्लॉक प्रमुख रहे, विभिन्न दायित्वों पर रहे। जब कृष्ण गोपाल जी से जुड़ा तो मैंने कहा, हम आपके दल में क्यों आ जाए, हम तो कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने मुझसे कहा, कांग्रेस में तो सभी है लेकिन राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व के लिए आपको संघ से जुड़ना चाहिए। एक बार दो बार जब उनसे मेरी भेंट वार्ता हुई तो संघ के बारे में जब मैंने उनसे जाना, मैं संघ से जुड़ा। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखा में गया और वहां का मुझे मुख्य शिक्षक बनाया गया। मेरी स्वयं की गांव की शाखा का मुख्य शिक्षक काफी दिन रहा। उसके बाद मुझे मंडल कारवा बनाया गया। मंडल कारवा के बाद मैं खंड कारवा रहा। 88 में मैंने प्रथम वर्ष किया। अलीगढ़ में ही ओटीसी जिसको कहते हैं अलीगढ़ में ही लगी थी और हमारे मुख्य शिक्षक उस समय के प्रथम वर्ष के थे आदरणीय यतीन जी भाई साहब। मुख्य शिक्षक बनने के बाद संघ में मैं काम ही कर रहा था कि मुझे बताया गया कि आपको भारतीय जनता पार्टी में काम करना है और मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल जमा का, पहले मंडल पूरे ब्लॉक का होता था, अब तो एक ब्लॉक में दो तीन मंडल होते हैं। अलीगढ़ में 12 मंडल हुआ करते थे। जमा मंडल का मुझे भाजपा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया। मैं मंडल अध्यक्ष बन गया और मंडल अध्यक्ष बनने के बाद में 89 का चुनाव आता है। 89 के चुनाव में हमारे यहाँ विकट स्थिति थी। पिताजी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था। जैसे देखा जाए तो आप अलीगढ़ में रहते हैं, अलीगढ़ के महामंत्री हैं, काफी चीजें होती हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं। तो अलीगढ़ में जो सरकार बनी है तब से अभी जैसे इलेक्शन हुए थे रिसेंटली, जब देखते हैं तो क्या देखने को बदलाव हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था सुधरी है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। अलीगढ़ में ही मैं अगर आपसे बात करूं तो चारों तरफों की सड़क के बारे में तो विपक्ष भी तारीफ करता है कि जब से नितिन गडकरी इस विभाग के मंत्री बने हैं पूरे देश में ही सड़कों का जाल बिछ गया है और अच्छी सड़कें बनी है। और विकास के नाम पर चाहे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे अलीगढ़ का हवाई अड्डा हो, जैसा कि हमारी सरकार ने कहा था कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में घूमेगा, तो विकास की गंगा वही है जब से सरकार हुई। लेकिन अभी जब एक एनसीआरबी की रिपोर्ट आई 2023 में जिसने ये खुलासा किया कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले आए हैं, जो यूपी के केस रिपोर्ट से हत्याओं के मामले हो या युवा उत्पीड़न मामले हो, जैसे भी अलग अलग तरीके, तो उसमें यूपी सर्वाधिक है। तो ऐसा, लेकिन आपकी सरकार कहती है कि योगी जी कहते हैं, मैं कहूँ तो, कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश बन चुका है। तो उस पे अगर वो आंकड़े 2023 के ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ था 2023 में, अभी 2025 है, 2 साल में, तो योगी जी किसके बिहाफ पे कहते हैं? मैं बताना चाहूँ, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आपको पता होगा कि उस समय मनुष्य तो छोड़ो, पशुओं की भी चोरी होती थी। मतलब किसान खेत पे घर पे सो रहा है, उसकी भैंस को खोल के ले जाना, उनका अपहरण करना। और आपने कट्टी में देखा गाय सुरक्षित नहीं थी, अब गाय आपने सड़क पर घूमती मिलेगी गाय माता को। और रही बात हत्या की, लूट की, डकैती की, पहली सरकार है अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो सबसे पहले वो मुकदमा पंजीकृत होगा। पूर्व की सरकारों में कितने बड़े अपराध हो जाए मुकदमा पंजीकृत नहीं होता था, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। हमारी सरकार में स्पष्ट निर्देश हैं, कोई भी फरियादी आएगा, जांच का विषय बाद में, सबसे पहले उसका अभियोग पंजीकृत होगा, उसके बाद विवेचना होगी। अगर गलत मुकदमा कायम हुआ है तो उसमें एफआईआर लगेगी और गलत मुकदमा कायम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर अपराध की आप जहां तक बात कर रहे हैं कि अगर संख्या के आधार पर हुआ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकता वो थाने पे गया, उसका अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया या सुना नहीं गया। तो आपका कहना है कि अगर एनसीआरबी का डेटा कहता है कि अगर पंजीकृत मामले ज्यादा है तो इस वजह से आपराधिक मामले ज्यादा, पहले पंजीकृत होते नहीं थे, अब पंजीकृत होते हैं इसलिए मामले। अगर 2027 में जैसे यूपी के इलेक्शन है तो उसमें आप
किस मतलब चुनाव को लेके पार्टी की कैसी तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी 2027 में प्रचंड बहुमत से पुनः जीतेगी। योगी मोदी जी के ऊपर पूरे देश की जनता को विश्वास है। भयमुक्त समाज, दंगा रहित प्रदेश, गड्ढा मुक्त सड़कें, इनसे जनता का जो झुकाव है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार अगर किसी ने दी है तो मोदी जी और योगी जी ने दी है। अच्छा, एक सवाल और है योगी जी से कि अगर 2027 में बीजेपी का सरकार बनता है तो क्या बीजेपी जो है वो योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी, या अभी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं तो कहने में आता है, सुनने में भी आता है अभी कि योगी जी को हो सकता है केंद्र में कोई पद मिल जाए। तो जो 27 की रणनीति है अभी से ये क्लियर है कि आने वाले समय में क्लियर होगी कि मतलब कौन चेहरा होगा 27 के इलेक्शन का? मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार चुनाव लड़ेंगे। रही बात योगी जी केंद्र में राजनीति करेंगे या प्रदेश में करेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है कि किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दी जाए। मुझे विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में पुनः हम उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे। मैंने सुना है कि जहाँ पे मैं हूँ आज अलीगढ़, आप भी आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर पार्टी आपको चुनाव लड़ाना चाहे तो आप चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जिले का महामंत्री बनाया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे निर्देश देगी, संगठन में काम करना है, चुनाव में जाना है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस हाईकमान के नेतृत्व को सिरोधार करके उस काम को करता है। अगर चुनाव लड़ने की कहेगी तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा। अगर मान लो पार्टी चुनाव लड़ने कहते तो आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी चुनाव लड़ने की कहेगी तो जहां से पार्टी कहेगी मैं तैयार हूं। नहीं, जैसे आपकी कोई चुनिंदा पसंदीदा जगह होती है उसमें से मैं कुछ पार्टी का क्षेत्र जैसे? एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो भी निर्देश देगी उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है, उसका पालन करूंगा। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, ये पार्टी का निर्णय है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। जब राजनीति में ऐसा भी कहा जाता है कि व्यक्ति तब तक कोई बड़ा नहीं बन सकता जब तक कि किसी के कंधे पे बड़े नेता या बड़े व्यक्ति का हाथ ना हो। तो क्या ये बात सच है? भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग है। भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी मुझे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता आज सबसे बड़ी पार्टी के जिले का महामंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति देश का गृह मंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में एक स्वयंसेवक रहा व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ काम करने की हमें क्षमता होना चाहिए। बूथ अध्यक्ष भी एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है किसी नेता का वर्चस्व होगा वही आगे बढ़ेगा। कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक टर्म में कोई सांसद बना, 2 टर्म में सांसद बना, 3 टर्म में सांसद बना, उसके बावजूद भी वो सांसद ही रहता है, कभी केंद्रीय मंत्री नहीं बनता, कभी कोई केंद्रीय मंत्री बन जाता है, कोई राज्य मंत्री बन जाता है। तो इस दायरे से अगर निकल के देखा जाए लोगों को, तो 8-10 सालों के कठिन परिश्रम के बाद अगर कोई नेता बन रहा है, तो युवाओं के लिए अगर राजनीति करनी हो, कि जैसे ग्रेजुएशन के लोग होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लोग होते हैं, उनके लिए राजनीति की राह इतनी आसान नजर नहीं आती है। वो लेकिन खून पड़ते हैं क्योंकि युवा जोश होता है, गर्म खून है तो आ गए राजनीति में। लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहे तो राजनीति आसान है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में युवाओं के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। देखा होगा आपने, अभी जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री सब युवाओं को आगे बढ़ाए। काफी वरिष्ठ लोग जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है वो आगे रहेगी। सामाजिक सामाजिक जो समीकरण होते हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान में रखती है। उनकी योग्यता, कर्मठता, उनका काम करने की क्षमता, इन सबको देखकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता पर नजर रखती है, उसे आगे बढ़ाने का काम करती है। मेरा एक आखिरी प्रश्न है, 2027 के इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं, उससे पहले क्योंकि ये इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया है, तो अभी जैसे कुछ स्कूल्स बंद होने की खबर आई थी, अभी विभिन्न विभिन्न तरीके की खबर आती रहती हैं। पिछली बार भी हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो 24 में 23 में यूपी के इलेक्शंस थे, तो बीजेपी की सीट जैसे बताया जा रहा था कि अब की बार 400 पार का नारा दिया था भाजपा ने, तो आधी लगभग कहीं ना कहीं समाजवादी ने एक बड़ी बढ़त हासिल की थी। तो अगर इस बार ऐसा हो कि क्या पता कि समाजवादी डबल हो जाए या बीजेपी और हाफ हो जाए या बीजेपी 400 पार हो जाए, इस बार नहीं कह सकते कुछ भी क्योंकि अभी जनता का मिजाज जो है नहीं पता है, 1 साल का समय बाकी है। तो उस समय को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखो, जैसा आपने पिछले गत चुनाव की बात कही, मैं ये स्वीकार करता हूं कि 2024 में विपक्ष के द्वारा जो नैरेटिव बनाया गया था, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये एक माहौल जो विपक्ष ने बताया था,
उसको हम लोगों को समझा नहीं पाए। सबसे ज्यादा अगर आरक्षण, सबसे ज्यादा संविधान को बदलने का काम किया है तो विपक्ष ने किया है, कांग्रेस ने किया है। सबसे ज्यादा संविधान अगर खतरे में रहा है तो कांग्रेस सरकार में रहा है कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, कई बार मीसा लगाया, काफी नेताओं को जेल में डाला। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। उस समय निश्चित ही हमारा जो जो हमारी इच्छा थी 400 पार की, वो पूरी इसलिए नहीं हो पाई। उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, हम विपक्ष की उस मनगढ़ंत और झूठी अफवाह को रोकने में नाकाम रहे। हम लोगों को समझा नहीं पाए कि ये गलत कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जा सकता, आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष ने लोगों के मन में विपक्ष तो अभी भी आरोप लगाता है कि एससी एसटी का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, सरकार हर साल पेपर लीक हो रहे हैं उन पे, तो ये अभी मुद्दे तो चलते रहेंगे, लेकिन मुद्दों के बीच क्या मतलब एक बड़ी बढ़त हासिल करेगी? मैं वही बताना चाह रहा था, जनता को बार बार मूर्ख नहीं बना सकता, जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकता, जनता को बार बार गुमराह नहीं किया जा सकता। एक बार आदमी आपके बहकावे में आ सकता है, एक बार गुमराह हो सकता है। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता को केवल साफ शुद्ध सरकार चाहिए, भयमुक्त समाज वाली सरकार देने वाली सरकार चाहिए, दंगा रहित देने वाली सरकार चाहिए, समाज देने वाली सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने वाली सरकार होनी चाहिए। और इस क्षेत्र में जो विकास है, विकास को गति देने वाली सरकार होनी चाहिए, जो मोदी योगी बखूबी निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनता हमारा केंद्र और प्रदेश द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं, जो विकास किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः 2027 में उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने का काम करेगी। एक आखिरी बात जो आप जनता को कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, वो क्या कहेंगे? अगर 2027 का चुनाव में हम ये वीडियो दोबारा चलाएं, या अभी आप 2027 के लिए लोगों को क्या संदेश देंगे? मेरा प्रदेश की जनता से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, योगी जी के कुशल नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस लोक कल्याणकारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर अपनी मोहर लगाते हुए एक बार पुनः योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। तो धन्यवाद। हमारे साथ थे अलीगढ़ के महामंत्री शिव नारायण शर्मा जी, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड।